ओके, सो लास्ट टॉपिक बजा हुआ था यूनिट 2 का, राइट? सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। ओके, ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ, आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था आपने और बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में भी आई थी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने डिस्क्राइब नहीं किया था। आज कोशिश करेंगे यहाँ पे पढ़ने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, you should know what do you mean by solubility. Can anyone explain? Solubility means the maximum amount of drug or maximum amount of any solute that can be dissolved in a particular solvent at a specified temperature. Okay, and as we know, because it can be represented as parts of drug or parts of solute which is dissolved in a particular solvent or percentage of solid, as well as molarity, moles, volume fraction, mole fraction. These are the terms where you can represent solubility. इसका मतलब ये है कि कितने पार्ट्स आपके जो सॉलिड हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में, या कितने परसेंटेज। ओके, सिमिलरिटी मोलारिटी में भी मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, कितने पार्ट्स आउट ऑफ 100, उसमें से कितने पार्ट्स, अगर परसेंटेज की बात करें तो। ओके, सो एज पर इंडियन फार्माकोपिया there are different terms of solubility, एंड ये टर्म आपको देख करके ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई ड्रग वेरी सॉल्युबल है इसका क्या मतलब है, या कोई ड्रग अगर सॉल्युबल है या फ्रीली सॉल्युबल है उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट, इस वाले कॉलम में पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट मेंशन है, और पार्ट्स ऑफ जो सॉलिड है या ड्रग है वो कांस्टेंट है 1 पार्ट। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि द ड्रग इज वेरी सॉल्युबल, इसका मतलब यह है कि ड्रग का एक पार्ट डिसॉल्व होने के लिए हमें लेस देन 1 पार्ट या ऑलमोस्ट 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। कोई अगर आपसे कह रहा है कि दिस ड्रग इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, that means 1 part of drug is required almost 1 to 10 parts of solvent to complete dissolving. Okay, similarly अगर आपसे कोई कह रहा है कि slightly soluble है, तो आपको पता होनी चाहिए कि उस कंडीशन में आपकी जो सॉल्वेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 to 1000 पार्ट्स। यहाँ पे पार्ट्स है, अगर आप परसेंटेज में करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, जिस भी टर्म में आप सॉलिड को डिफाइन करेंगे सेम टर्म में आपको सॉल्वेंट में डिफाइन करनी है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? एज पर आईपी। ओके, मोस्टली हम लोग बात करते हैं ड्रग इज सॉल्युबल, दैट मीन्स हाउ मच पार्ट, 10 to 30। इनसॉल्युबल मीन्स मोर देन 10,000। अब इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ पार्ट डिसॉल्व होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा, आप उसको हीट प्रोवाइड करके स्टायरिंग करके कुछ ना कुछ पार्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट चाहिए आपको मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये आईपी ने डिफाइन किया। नाउ कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, आज फिर से एक लास्ट टाइम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर जिनको याद है वेरी गुड, जिनको याद नहीं है उसके लिए रिवीजन है कि सॉल्युबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी एज पर बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS, है ना। उस बेस पे हम लोगों ने 4 कैटेगरी डिफाइन किया था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4।
इसको बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड इस क्लासिफिकेशन में हमें दो टर्म को माइंड में रखनी है। फर्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी, सेकंड टर्म है परमिएशन और परमिएबिलिटी। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। सॉल्युबिलिटी जब भी बात करेंगे माइंड में आ जाएगा हाइड्रोफिलिक ड्रग, इजीली डिसॉल्व। परमिएशन, लाइपोफिलिक ड्रग। और दोनों ही फैक्टर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। सिर्फ 100% वाटर सॉल्युबल है तो भी इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कराना ही है। और अगर 100% लाइपोफिलिक है तो भी डिसॉल्व में दिक्कत आएगी। तो ये दोनों टर्म आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। सो ऑन द बेसिस ऑफ BCS वी हैव 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग। फर्स्ट क्लास जिसमें दोनों ही हाई होते हैं, सेकंड में सॉल्युबिलिटी लो होती है, परमिएशन हाई। थर्ड में सॉल्युबिलिटी हाई, परमिएशन लो। फोर्थ में दोनों ही लो होते हैं। इसी क्लासिफिकेशन को माइंड में रखते हुए अब हम यहां पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, therapeutic effectiveness of any drug, that means pharmacological action of any drug, it depends on bioavailability and ultimately solubility of drug। जब कोई ड्रग आपने लिया, बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है, GI फ्लूइड है, उसके अंदर डिसॉल्व होगा तभी ये आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अगर डिसॉल्व नहीं हुआ वहीं पे एक बैरियर है, डिसॉल्व ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है। सेकंड टर्म, सॉल्युबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू अचीव डिजायर्ड कंसंट्रेशन एट पार्टिकुलर पॉइंट। जहां पे भी आपको एक्शन शो करानी है वहां पे एक्शन तभी शो होगी जब इसकी सॉल्युबिलिटी एक ऑप्टिमम होगी, क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद ही ड्रग आगे जिस भी ऑर्गन में जाना है वहां पे जाएगा। इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉर शोइंग दियर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है। आपने टैबलेट लिया, टैबलेट डिसॉल्व ही नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, तो वो अपना एक्शन शो ही नहीं करेगा। पहला काम क्या है इसका, डिसइंटीग्रेशन, ब्रेक डाउन होगा, देन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स जो ड्रग है वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा, डिसॉल्व होगा, फिर वहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद बॉडी के जिस भी ऑर्गन में जा करके अपनी एक्शन शो करनी है वहां पे भी जाएगा। तो देखो सॉल्युबिलिटी का कहां कहां पे इंपॉर्टेंट है। करेंटली हमने कई बार डिस्कस किया हुआ, अगर किसी को याद होगा तो, ओनली 8% ऑफ ड्रग इन मार्केट हैव बोथ हाई सॉल्युबिलिटी एज वेल एज हाई परमिएबिलिटी। ओनली 8%। अब कितने बच गए, 92%। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 8% या 92%? 92% ड्रग जो मार्केट में है, ऑलरेडी चल रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो सॉल्युबिलिटी कम है या तो परमिएबिलिटी कम है। इसका मतलब यह है कि ओनली 8% जो ड्रग है वो किस कैटेगरी में आ रही है, क्लास 1 में। बाकी सारे किस कैटेगरी में आ रही है, 3, 4 और 2। अब आप सोचो उसके बाद भी ये मार्केट में चल रही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। बीमारी बहुत सारे हैं, डिजीज बहुत सारे हैं, मेडिसिन जो है उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम है। ठीक है। लो एक्वस सॉल्युबिलिटी इज मेजर प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड विथ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज। जब भी आप कोई फॉर्मुलेशन बनाओगे, पहला काम है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती है। फर्स्ट क्राइटेरिया यही है। तभी तो आप बनाओगे कि सस्पेंशन बनानी है, इमल्शन बनानी है, कौन सा सॉल्वेंट यूज करनी है। ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब आपको पता चलेगा कि ये ड्रग इस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, सॉल्युबिलिटी शो कर रही है। ठीक। मोस्ट ऑफ आर ड्रग
whether it is weakly acidic or weakly basic with poor aqueous solubility. Hence, various techniques are employed for the improvement of solubility. ओके 8% है जिसकी जरूरत नहीं है इसको इम्प्रूव करने की, सॉल्युबिलिटी की, इसकी ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है। लेकिन जो 92% है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसको हमें इम्प्रूव करनी है। नाउ द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रग लेते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है वो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। फर्स्ट, द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। जो भी आपने सॉल्वेंट लिया, अगर वाटर लिया, एक्वस लिया वो, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, उसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है उसका सेपरेशन होगा। सेपरेशन से क्या होगा, बीच में स्पेस आ जाएगा, और वो स्पेस किस लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, सॉलिड के लिए, ड्रग के लिए। ओके, सो इट विल प्रोवाइड स्पेस इन द सॉल्वेंट फॉर सॉलिड, फॉर ड्रग और फॉर सॉल्यूट। सेकेंड स्टेप, ब्रेक डाउन ऑफ इंटरमोलिकुलर आयनिक बॉन्ड इन सॉल्यूट। जो ड्रग के अंदर आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसका ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। एंड थर्ड, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मोलिक्यूल्स। ओके, इसी को आप फिगर के फॉर्म में देख लीजिए। ये स्टेप है, ये एक सॉल्वेंट है। फर्स्ट स्टेप में ये जो सॉल्वेंट का जो मोलिक्यूल्स है आपस में सेपरेशन हुआ, तो बीच में स्पेस क्रिएट हो गया सॉलिड के लिए। सेकेंड स्टेप में जो सॉलिड पार्टिकल है उसके इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन में ब्रेक डाउन हुआ। अब आप देख लो ये अलग अलग हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। एंड थर्ड, जो ड्रग है वो सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैप हो गया और जिससे वो क्या हो गया, डिसॉल्व होना शुरू हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट आर द मेथड फॉर enhancement of solubility? So first method physical method, then chemical method, then other method. अब फिजिकल में आप देख लीजिए बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे पॉइंट याद भी होंगे क्योंकि सेम चीजें हैं जो हमने पहले भी पढ़ाई है। फिजिकल मेथड, फर्स्ट पार्टिकल साइज रिडक्शन, सेकंड सॉल्युबलाइजेशन बाय सर्फेक्टेंट, देन को-सॉल्वेंसी, देन ड्रग डिस्पर्जन इन कैरियर। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। देन कॉम्प्लेक्सेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, ये किस में आ है, फिजिकल मेथड में। उसके बाद आप देख ले केमिकल मेथड, यूज ऑफ बफर, डेरिवेटाइजेशन, चेंज इन पीएच, और अदर मेथड या मिसलेनियस मेथड में को क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रोट्रॉफी, सोलबिलाइजिंग एजेंट और सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑन इनसॉल्युबल कैरियर। अब क्रम करते हैं वन बाय वन, कमिंग वन बाय वन फ्रॉम फिजिकल मेथड। फर्स्ट इज नोन बाय माइक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पे माइक्रोनाइजेशन है, इसको हम चेंज करके नैनोनाइजेशन भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पार्टिकल साइज का रिडक्शन कर रहे हैं, क्या वो नैनो साइज का रेंज प्रोवाइड कर रहा। अगर कर रहा तो आप हेडिंग को चेंज कर दो, नैनोनाइजेशन। ठीक है, जो भी आपके पास है, ये तो तब की बात है जो बुक में मेंशन है। टेक्नोलॉजी पर डे चेंज होती है और एडवांस होती है, इंस्ट्रूमेंट में भी एडवांसमेंट आ रही है, तो है ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें नैनो साइज की पार्टिकल्स मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और साइज रिडक्शन कर रहे हैं और वो साइज किस रेंज में है, नैनो में है, तो आप इसके हेडिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स इसका यही मतलब है कि रिडक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ माइक्रोन और इन द रेंज ऑफ नैनो। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट की बात है, जैसा भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उस हिसाब से इसका हेडिंग चेंज हो जाएगा। माइक्रोनाइजेशन इंक्रीजेज डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग थ्रू इंक्रीज सरफेस एरिया। ये तो अब सबको ही पता है
कि अगर पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, सपोज कर लो सरफेस एरिया पहले छोटा था, अब सरफेस एरिया बढ़ गया, तो जो हमारा सॉल्वेंट है उसके कांटेक्ट में ज्यादा सरफेस एरिया आएगा। ज्यादा सरफेस एरिया आएगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा तो फाइनली बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। So we have different types of equipments like any type of mill. मिल में तो हम अगर नॉर्मल भी बात करें, जहाँ पे हम गेहूं लेकर के जाते हैं, उसकी भी तो साइज रिड्यूस होती है ना, तभी तो वो आटे के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यूजिंग जेट मिल, रोटर, स्टेटर मिल, कोलोइडल मिल, these are the equipment. By using these equipment, we can reduce particles in the range of micron. ठीक है। The process involve reduction of size of solid drug in the range of 1 to 10 micron. माइक्रोन का मतलब आपको पता ही है 10 to the power minus 6 मीटर। ओके, कॉमनली बाई स्प्रे ड्राइंग और बाय द यूज ऑफ एट्रीशन मेथड। एट्रीशन में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोवाइड होते हैं, उससे क्या होता है, रिडक्शन होते हैं, है ना। Like fluid energy mill, jet mill, the process is also called micro milling. Milling का मतलब ही होता है रिडक्शन, माइक्रो मीन्स इन द रेंज ऑफ माइक्रोन साइज, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड किस चीज का ये मेथड है, पार्टिकल साइज रिडक्शन का, और ये किस लिए कर रहे हैं, हमें सॉल्युबिलिटी को इनहांस करनी है। ओके, ये है कोलोइडल मिल जो इमेज लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन है जो इस मेथड से जिसकी साइज रिड्यूस की जा सकती है। फर्स्ट एग्जाम्पल एस्पिरिन, ग्लिसोफिल्विन, सम स्टेरॉयडल कंपाउंड, सम सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग मीन्स ऑब्वियसली। सेकंड इज नोन एज नैनो सस्पेंशन। अब यहां पे नैनो सस्पेंशन है क्योंकि हम सस्पेंशन बना रहे हैं किस रेंज में, जो पार्टिकल की रेंज है वो नैनो में है। अगर पार्टिकल की साइज नैनो रेंज में नहीं आकर के माइक्रोन में आ गई तो चेंज हो जाएगा ये माइक्रो सस्पेंशन। सिमिलरली अगर आपने इमल्शन बनाया और उसकी जो ग्लोब्यूल्स की साइज है, इमल्शन में पार्टिकल साइज नहीं होती है क्योंकि इमल्शन में कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं है, उसमें क्या ग्लोब्यूल्स है या ड्रॉपलेट है, या तो एक्वस ड्रॉपलेट है या ऑयली ड्रॉपलेट है। तो उसमें किस चीज की साइज होगी, ड्रॉपलेट की साइज या ग्लोब्यूल्स की साइज, वहां पे पार्टिकल साइज नहीं होगी क्योंकि इमल्शन में दोनों क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर आपने रेंज जो ग्लोब्यूल्स की रेंज है नैनो में है तो वो नैनो इमल्शन हो जाएगा, और अगर माइक्रोन में है तो माइक्रो इमल्शन हो जाएगा। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, वो डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे जब रिसर्च करेंगे, अभी यहाँ के लिए इतना ही है। तो नैनो सस्पेंशन अगेन इट इज द मेथड ऑफ रिडक्शन इन द रेंज ऑफ नैनो बाय यूजिंग फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, and as we know suspension is biphasic liquid dosage form which is heterogeneous है, homogeneous नहीं है, okay। and suspension or nano suspension can be stabilized by using any surfactant, and the specific name of surfactant is known as, सस्पेंशन में अगर कुछ यूज करेंगे स्टेबिलिटी के लिए तो क्या बोलेंगे उसको, सस्पेंडिंग एजेंट। वो किस कैटेगरी में आते हैं, सर्फेक्टेंट में। इमल्शन में यूज करेंगे तो इमल्सिफाइंग एजेंट, वो भी सर्फेक्टेंट ही है। इमल्सिफाइंग एजेंट का दूसरा नाम है इमल्जेंट, है ना। दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली अप्लाइड फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग दैट आर इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑयल्स, okay। Here the size range of solid drug in nano suspension is usually less than 1 micron, okay, and with an average size is between 200 to 600 nanometer.
सम एग्जाम्पल ऑफ ड्रग, पैक्लीटैक्सेल, इसका बन चुका है नैनो सस्पेंशन, ट्राराजेपाइड, एम्फोटेरेसिन बी। ओके, बेसिकली द टेक्निक यूज फॉर formulation of nano suspension is homogenization by the use of HPH, high pressure homogenizer. Yes, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम माइक्रो सस्पेंशन भी बना सकते हैं, नैनो सस्पेंशन भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो हम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। नाम ही है हाई प्रेशर होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर का मतलब है मिक्सिंग, और हमने क्या प्रोवाइड किया? प्रेशर। जितने ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करेंगे पार्टिकल साइज उतनी ज्यादा रिड्यूस होगी। तो जिस रेंज में आपको चाहिए उसी रेंज में हमें इसमें सेट करनी पड़ती है इंस्ट्रूमेंट में। इसके अंदर यही क्वालिटी है कि साइज आप सेट कर सकते हो, माइक्रो में भी आ सकते हैं, नैनो में भी आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड है वेट मिलिंग। मिलिंग तो पढ़ा ही है। देन थर्ड इज सॉल्युबलाइजेशन बाय सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का जो सिंगल कंपाउंड है उसको बोलते हैं मोनोमर, है ना। द सिंगल यूनिट ऑफ सरफेक्टेंट इज नोन बाय monomer and it has two parts, head as well as tail. The nature of head is polar and the nature of tail is non-polar. That means head part is made by hydrophilic functional group. अब हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि CHO दिया हुआ ये पोलर में है या नॉन पोलर में, ये आपको पता है, तो ये पूछा जाएगा ये किसके पार्ट है, हेड के या टेल के। नॉन पोलर में हाइड्रोकार्बन चेन, वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये है मोनोमर। सरफेक्टेंट का क्या काम है? जब भी हम किसी भी फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं, पहला ये काम है इंटरफेशियल टेंशन को ये रिड्यूस करता है। इंटरफेशियल टेंशन का मतलब है इंटर मींस दो, बिटवीन, और फेशियल मींस फेस। दो फेस के बीच में जो टेंशन है उसको खत्म करना। आपने देखा होगा इमल्शन के केस में ऑयल और वाटर आपस में चिपके हुए होते हैं, वो एक सेपरेशन नहीं है, एक सेपरेट लेयर नहीं बनाया है, क्योंकि हमने वहां पर यूज किया हुआ इमल्सिफाइंग एजेंट। उसने क्या किया कि आपस के जो टेंशन है बीच के उसको रिड्यूस कर दिया, वो एक दूसरे से चिपक गए। हालांकि वो आपस में मिक्सिबल नहीं है, ऑयल वाटर एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं है, मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी सटे हुए हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। वो क्या करते हैं? इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सिमिलरली अगर हम सस्पेंशन में यूज किया या किसी और फॉर्मुलेशन में, तो फर्स्ट जो काम है वह इंटरफेशियल टेंशन को कम करना। ठीक है, तो सपोज कर लो कि हमने कोई भी सॉल्वेंट यूज किया है सरफेक्टेंट को मिक्स करने के लिए, या तो पोलर नेचर का होगा या तो नॉन पोलर नेचर का होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब भी हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन को ऐड करना, सरफेक्टेंट को ऐड करना, ये इंटरफेस पे जाकर के चिपक जाएगा। यहां पे भी इंटरफेस है, किसके किसके बीच में? ये सॉल्वेंट एंड एयर के बीच में। इंटर मीन्स दो चीजें तो आनी चाहिए, तो यहां पे एक सॉल्वेंट है, एक ऊपर क्या एयर है। So at low concentration, surfactant will occupy at interface between solvent and air. At which concentration? Low concentration. When all the interface is saturated with the monomer or surfactant, and then
when all the interface is saturated by surfactant, and again if you want to add more concentration of surfactant, it will take at bulk of solvent or inside of solvent, क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये तो सैचुरेट हो गया। अब आप और कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हो सरफेक्टेंट का, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। ऊपर का लेयर ऑलरेडी फिल है, वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाएगा तो आपस में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपस में एग्रीगेशन। ओके, और जब ये एग्रीगेशन बना करके, जरूरी नहीं, अभी तक आपने ये देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप बनाते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल के अलावा भी दूसरे शेप बनाते हैं, नॉन स्फेरिकल भी होते हैं, मोस्टली स्फेरिकल होते हैं। ओके, सो इनसाइड द सॉल्वेंट और एट बल्क ऑफ सॉल्वेंट it will start accumulation and it will form mostly a spherical shape, and that is known by micelle. So micelle is collection, aggregation of surfactant inside the solvent, नॉट एट इंटरफेस। हमेशा याद रखना मिसल कहाँ पे बनते हैं? इनसाइड द सॉल्वेंट और बल्क ऑफ सॉल्वेंट। ये सर कभी भी मिसल इंटरफेस पे नहीं बनते हैं। ओके, मिसल ऑलवेज फॉर्म inside the solvent at or at bulk of solvent. So depending on the nature of solvent, we have two types of orientation. Because head is polar in nature, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो जितने भी हेड हैं वो पोलर इस तरह से चिपक जाएंगे। इफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज पोलर, okay, and if the nature of solvent is non-polar, so tail portion will be touching towards the solvent, क्योंकि टेल क्या है इसका? नॉन पोलर है। ठीक है, ये जो मिसल है ये भी एक तरह का अब आपको पार्टिकल्स दिखेगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, बहुत सारे मोनोमर्स आ गए। जब आप इसकी इमेज लोगे टेम से या सेम से, तो इसकी भी एक साइज रेंज आएगी, 50 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर, क्योंकि हमने बताया था कि एक मिसल में ऑलमोस्ट 50 to 100 नंबर ऑफ मोनोमर होते हैं, और जो साइज रेंज होती है 50 एंगस्ट्रॉन ऑलमोस्ट। और 1 एंगस्ट्रॉन कितनी होती है? 10 to the power minus 10 मीटर। अब इसको कन्वर्ट करो नैनोमीटर में, फाइव हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 नैनोमीटर का अगर आपके पास साइज आ रहा है तो वो ड्रग का नहीं है, वो किस चीज का है? मिसल का। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जो एम-फार्म वाले बच्चे फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसमें सरफेक्टेंट ऐड करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद उसकी साइज को निकालने के लिए फॉर्मुलेशन भेजते हैं, सैंपल भेजते हैं टेम से या सेम से, वहाँ पे साइज आ जाती है 5 नैनो। बच्चे खुश, मेरी साइज तो 5 नैनोमीटर में आ गई। उनको पता ही नहीं है कि जो ड्रग है उसकी साइज नहीं है, वो तो मिसल का साइज है। आपने देखा ना, मिसल फॉर्मुलेशन बन गई, यहाँ पे जो ड्रग है उसकी साइज आएगी ऑलमोस्ट 250, 500, 750 इस नैनो में, और जितने छोटे आएंगे उतने ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमें साइज रिड्यूस करना है। उनके आ जाएंगे 5 के रेंज में, 10 के रेंज में, वो खुश रहते हैं, अरे बहुत कम, एक ही बार में आ गया। बेटा वो तो नैनो जो आए हैं वो तो आपके पार्टिकल्स के है ही नहीं, वो किसके हैं? मिसल्स के हैं। ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे बता दिया हमने। ठीक है, सो क्या होते हैं? द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इट डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग विद इन अ सॉल्वेंट।
और कैसे करते ये चीजें दिख गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय CMC? Critical missile concentration, the concentration at which missile starts forming, it is known as CMC. And कंसंट्रेशन बता दिया है 50 to 100 मोनोमर, और साइज रेंज इज ऑलमोस्ट 50 एंगस्ट्रॉन, आगे पीछे है उसके। ठीक है, ये इस तरह से बनते हैं। कोसॉल्वेंसी, कोसॉल्वेंसी में नॉर्मली हम यूज करते हैं वाटर मिक्सिबल सॉल्वेंट, लाइक एसीटोन है, मिथेनॉल है, ठीक है, एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो वाटर में मिक्सिबल है। लेकिन जो आपकी ड्रग है वो वाटर में डायरेक्टली सॉल्युबलाइज नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो वापस से एक्वस सॉल्वेंट में मिक्सिबल हो जाए, है ना। उसके कुछ एग्जांपल इसमें मेंशन है, इथेनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। और ये एग्जांपल ऑलरेडी ये की गई है। डायजेपाम किस कैटेगरी की है, उसकी सॉल्वेंसी बढ़ाई गई है 10% इथेनॉल प्लस प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। सेम फॉर डाइजॉक्सिन, 10% इथेनॉल प्लस प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। एंड इपिनेफ्रिन 32.5% ग्लिसरीन, ये एज ए को सॉल्वेंट यूज है। ठीक है, ड्रग डिस्पर्जन, ड्रग डिस्पर्जन में मेनली 3 कैटेगरी है, ड्रग सॉलिड सॉल्यूशन, यूटेक्टिक मिक्सचर और सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस मिक्सचर ऑफ 2। नॉर्मली आपने सॉल्यूशन पढ़ा है जिसमें एक सॉलिड होते हैं और एक सॉल्वेंट होते हैं, एक दूसरे में सॉलिड को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, वो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे क्या, सॉलिड सॉल्यूशन, बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म, जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है, जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। दोनों को क्या करते हैं हम, फ्यूजन मेथड, फ्यूजन मेथड में क्या करते हैं, दोनों को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद दोनों को मिक्स करते हैं और वापस से इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, वापस से ये क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होके सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, सो जब आप इसको मेल्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों को मिक्सिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और उससे क्या होगी, डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन मेथड। फ्यूजन में हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं मेल्टिंग करने के लिए, वेयर बाय फिजिकल मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मेल्टेड by the use of heat followed by rapid solidification। तो ये हो गया आपके सॉलिड सॉल्यूशन। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा था सॉल्यूशन, आज के बाद आपको पता चल गया सॉल्यूशन भी सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं। एग्जाम्पल है ग्लिसरोफिल्विन एंड सैक्सिनिक एसिड, और भी एग्जाम्पल होंगे, हमने एक मेंशन किया है। यूटेक्टिक मिक्सचर, ये तो पढ़ा हुआ है, बताने की जरूरत है। यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या करते हैं, दो सॉलिड को जब हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट डाउन होती है और उसके बाद वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, यूरिया, ग्लिसरोफिल्विन, यूरिया, ये हमेशा यूज हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल में है, पहले वाले में भी एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्लिसरोफिल्विन, सक्सिनिक एसिड, पहले वाले में भी एग्जांपल में है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के प्योर फॉर्म के जो मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा है, जब मिक्स करते हैं दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में रिडक्शन होता है, फिर ये मिक्सिंग होता है। ये डिटेल में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ। थर्ड है सॉलिड डिस्पर्जन। These are generally prepared by solvent or co-precipitation method, both guest as well as host. Solid carrier solvent dissolve in common volatile liquid solvent.
एक कॉमन सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, उसमें हमने दोनों को डिसॉल्व किया, दोनों ही मतलब सॉलिड भी और जो भी आपका सॉल्वेंट है, या ये कह सकते हैं गेस्ट भी और साथ में होस्ट भी, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है उसको रिमूव कर दिया बाय एवापोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और फ्रीज ड्राइंग, which results in amorphous precipitation of gas in crystalline carrier. एग्जाम्पल है amorphous सल्फाथायोजोल इन क्रिस्टलाइन यूरिया। अब देखो इसमें सॉलिड डिस्पर्जन में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है, एमोर्फस में, और सॉलिड सॉल्यूशन में जो फाइनल फॉर्म है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। एक डिफरेंस तो यहाँ पे ये चीजें पता चल गई। देखो बेसिक डिफरेंस जो हमने बताया वो इस स्लाइड में मेंशन है। कॉम्प्लेक्सेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होगा, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ड्रग कौन से पार्ट में ये जाकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएगा। नॉर्मली साइक्लोडेक्स्ट्रीन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ये मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग कैटेगरी के साइक्लोडेक्स्ट्रिन ए बी सी, ठीक है। वो ड्रग के साथ कॉम्बाइन करता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। उससे क्या होते हैं कि एक तरह का इंट्रैपमेंट है, जैसे आपने देखा ना सरफेक्टेंट में स्पेस प्रोवाइड किया, ड्रग को इंट्रैप कर दिया बीच में, सेम इस कंडीशन में भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक हाइड्रोफिलिक है एक हाइड्रोफोबिक है। तो नेचर ऑफ द ड्रग किस पार्ट पे जाकर के ये इंट्रैप होगा, है ना। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का एग्जांपल ईडीटीए भी है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन भी है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टाइम हो